नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या यह वॉकआउट सेशन है। स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। तीसरा दिन आज रहा और तीसरे दिन भी विपक्ष के वॉकआउट का सिलसिला लगातार जारी है। हंगामे और वॉकआउट की वजह से सदन का कामकाज ठीक से नहीं चल पा रहा है। मुद्दों पर चर्चा कम, बवाल ज्यादा हो रहा है। 27 जुलाई को मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा और बीच में छुट्टियां भी हैं। ऐसे में काफी कम वक्त बचा है सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। जाहिर है इन हालात में नुकसान जनता का ही होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष के तेवर तीखे नजर आए। अधूरी सड़कों और स्वीकृत सड़कों के निर्माण के मुद्दे पर जमकर हंगामा, कोहराम मचा। सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन जवाबों से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन में धान खरीदी के मामले पर भी जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मॉनसून सत्र को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी दिन कामकाज ढंग से नहीं हो पा रहा। गुरुवार को भी शराब, खाद और पीएम आवास को लेकर खूब हंगामा मचा था। विपक्ष ने बिना परमिट और अधिक दर पर शराब बेचने का मुद्दा उठाया था, लेकिन आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने किसी गड़बड़ी की बात से साफ इनकार कर दिया। हंगामे के बीच बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई, जिसे मंजूर किया गया। उम्मीद थी कि तीसरे दिन हंगामा नहीं चर्चा होगी, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। मंत्रिमंडल के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्य बहुत ज्यादा नाराज हैं। यहां तक कि मंत्रियों को भी चुन चुनकर उनके क्षेत्र में विकास के काम दिए जाते हैं, बाकी मंत्रियों के क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं। ये एक संसदीय परंपरा, लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है और ये छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ को कंगाल बना रही है, बदहाल बना रही है, दिवालिया बना रही है और आने वाली पीढ़ियों को इसको भुगतना पड़ेगा। विपक्ष ने बिलासपुर वन मंडल में अनियमितता का मामला उठाया तो वन मंत्री ने संबंधित अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया। सरकार की तरफ से विपक्ष को जांच का भरोसा भी दिया गया, लेकिन एक नहीं, हर मुद्दे पर हंगामा हुआ। हमें लगता है कि तत्कालीन सरकार के जो किए हुए कार्य थे वो जनता के सामने है और जनता ने जांच करके ही फैसला दे दिया है। उधर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्र के आखिरी दिन चर्चा होनी है। ऐसे में सत्र का आखिरी दिन काफी हंगामेदार रह सकता है, लेकिन सवाल है कि सदन चलाने में जो भारी भरकम खर्च होता है वो पैसा जनता की जेब से जाता है। ऐसे में हर मुद्दे पर हंगामा और वॉकआउट से आखिरकार नुकसान तो जनता का ही होगा। देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष की तरफ से सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने सवाल भी कई सारे लगाए हैं, सदन में उनका जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन जवाब से हर बार विपक्ष असंतुष्ट नजर आ रहा है और असंतुष्ट होने के बाद वॉकआउट भी करते रहा। चाहे वो शराब का मुद्दा हो या फिर प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा हो या फिर और मुद्दे हों, कई सारे मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं, लेकिन वॉकआउट भी विपक्ष का लगातार जारी है। उमेश घोड़मड़े बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत आपका। सबसे पहले उमेश जी, आखिर ये जो सदन चल रहा है, विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, हम ये मानते हैं कि इसमें बहुत मुद्दे, अहम मुद्दे जनता के उठाए जाते हैं, इन पर सवाल जवाब होता है और इसीलिए विधानसभा बुलाई जाती है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं 3 दिन से 6 दिन का तो सत्र है, एक दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी होनी है, 3 दिन बीत गए, हंगामा 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 ही दिख रहा है। देखिए पुनीत जी, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के हित में और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के विकास ठोस चर्चा हो और ठोस निर्णय वहां से निकल करके आए और ठोस रणनीति के साथ आने वाले समय के अंदर में छत्तीसगढ़ में धरातल पर काम हो। लेकिन ये आज का विषय नहीं है। बहुत दुख के साथ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुझको कहना पड़ रहा है कि बीते 3-3.5 वर्षों के अगर सदन को आप उठा करके देखेंगे तो कमोबेश यही हाल रहे हैं, क्योंकि चर्चा से भागने का काम सत्ताधारी दल लगातार करता रहा है और केवल सदन चलते हालत में सत्ता से भागने का प्रयास नहीं, लगातार अगर बीते 3.5 वर्षों को अगर आप देखेंगे और
सदन की काल अवधि को आप देखेंगे तो लगातार जो सदन चलने चाहिए उसमें कटौती लगातार आपको देखने मिलेगी। इसका मतलब साफ है। नहीं, लेकिन उमेश जी आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या ये 3.5 साल में ही हुआ है ऐसा, या फिर इसके पहले भी हमने देखा है कि जब सदन चलता था दिन तय होते थे उसके पहले सत्रावसान हो जाया करता था, और ये केवल कांग्रेस में नहीं बीजेपी के शासनकाल में भी हुआ है, बहुत बार हुआ है ये। देखिए जो आप कह रहे हैं बहुत बार काफी बड़े पैमाने पर हुआ है, की बात से सहमत हूं, लेकिन आप मुद्दे के विषय को चर्चे को और अगर तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगे बीते 15 वर्षों के दरमियान और बीते 3.5 वर्षों के दरमियान, मैं तो आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप लोग एनालिसिस करते रहते हैं, तमाम तरह के डाटा निकलते रहते हैं, क्यों ना एक बार बीते 15 वर्षों में सदन चलने की और कार्यवाही के दरमियान वॉकआउट से लेकर के तमाम चीजों के डाटा निकाल लें और 3.5 वर्षों के दौरान चलिए जो कार्रवाई हुई सत्ता पक्ष के तरफ से उसके डाटा अगर आप निकाल लेंगे तो मैं समझता हूं कि उस पर एक सार्थक डिबेट भी हो सकती है और डाटा जनता के सामने आना चाहिए। और जिस प्रकार के हालात रहे इस सरकार के ऊपर, इस सरकार के मंत्री का भरोसा नहीं है, इनके स्वयं के विधायकों का इनके ऊपर भरोसा नहीं है। जनता आज देख रही है किस प्रकार से उनके साथ वादा खिलाफियां की गई, किस प्रकार से उनके साथ लगातार छल किया गया, और जब इनसे जवाब तलब किया जाता है, जनता के हित से जुड़े हुए सवालों पर चर्चा का आग्रह किया जाता है, तो ये हंगामा खड़ा करके केवल जवाब से बचने का प्रयास करते हैं, राजनीति करते हैं, सदन में कुछ और कहते हैं, बाहर आकर के कुछ और कहते हैं। हंगामा खड़ा करके ये सवाल से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंगामा कौन करता है ये भी सदन में नजर आता है, और सदन में तो सत्ता पक्ष तो जवाब देने के लिए होता है, हंगामा कहां, वॉकआउट तो आपकी तरफ से हो रहा है। देखिए लगातार जवाबों की अगर आप करें तो किस प्रकार से, अगर बीते दिनों के ही सदन का एक उदाहरण ले लें, रोजगार के विषय का ही एक उदाहरण ले लें, किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 5-5 लाख रोजगार का ढिंढोरा पीटा गया, छत्तीसगढ़ की जनता को छला और ठगा गया। जब सदन में जवाब तलब किया गया, जब हमारे विधायकों ने सवाल किया तो महज 21,000 लगभग नौकरी की बात निकल करके सामने आई। वैसे ही तमाम सवाल जब यहाँ पर रखे जाते हैं तो लगातार संबंधित मंत्री की तरफ से बोल जवाब देने का प्रयास किया जाता रहा है, और लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास, और सदन में भी किस प्रकार से उसको टाला जा सके, किस प्रकार से कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके, ये प्रयास लगातार आप भी देख रहे हैं, आपके तमाम लोग वहां मौजूद है वो कवर कर रहे हैं कि जनता से कहीं कोई छुपा नहीं है, और जनता तो तैयार बैठी है कि इस प्रकार का रवैया बीते छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से कोई भी सत्ताधारी दल इस प्रकार का रवैया इख्तियार नहीं करती थी। जनता के ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये सब सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी। सुबोध हरितवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, हम ये जानते हैं कि सदन को चलाने का काम जो होता है वो सत्ता पक्ष का होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक से चले। हम अभी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार वॉकआउट हो रहा है, हंगामा हो रहा है, क्यों हो रहा है? पुनीत जी, मैं थोड़ा सा आपकी बातों में परिवर्तन करना चाहूंगा। आमूल छोटा सा परिवर्तन है कि सत्ता पक्ष की अकेले की जिम्मेदारी सदन को चलाने की नहीं, तो सदन सबका होता है। पूरे प्रदेश से 90 विधायक जब चुनकर के आते हैं तो वो पूरे प्रदेश के 100 जो हमारे 3.25 करोड़ जनता है उसका नेतृत्व करने के लिए वहां पर आते हैं। वो जो 90 लोग बैठे हैं उन पर प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी है। अब मुझे बोलते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से पिछले 3.5 सालों में मैंने विधानसभा के हर सत्र को फॉलो किया है। मुझे डॉक्टर रमन सिंह से लेकर के उनके अंतिम नए नवेले विधायकों तक की अगर मैं बात करूं तो किसी ने भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर बात करने की बजाय उल जुलूल मांगों को लेकर के वॉकआउट करना ज्यादा पसंद किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग तो 15 साल विपक्ष में रहे, हम जब विपक्ष में थे तब हम अगर बेरोजगारी पर या हम किसी मुद्दे पर आकर के वॉकआउट करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, विधानसभा में बयान देते थे कि विपक्ष जो है वो आसती का अपमान कर रहा है, विपक्ष जो है वो समय और पैसे की बर्बादी कर रहा है, विपक्ष जनता का अपमान कर रहा है। तो आज आप क्या कर रहे हैं? मुद्दों पर चर्चा की बजाय अजय चंद्राकर वहां पर डांस कर रहे हैं, पता चला वो डांस करके बता रहे हैं कि कैसे क्या किया जाता है। और वहां पर अगर बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें तो वो भी जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़ करके कांग्रेस की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी कहते हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा,
अगर मेरे ऊपर कोई आरोप तय हो जाए तो नान घोटाला किसने किया, डीकेएस का घोटाला किसने किया, पनामा पेपर लीक्स में किसका नाम आया, तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए सदन नहीं है। सदन जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, जनता से जुड़े मुद्दे, सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है सुबोध जी, जनता से कुछ कहना चाह रहे हैं। उमेश जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं तो क्या प्रधानमंत्री आवास को जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है? क्या शराब जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है? इन मुद्दों पर बीते दिनों चर्चा हुई है, लेकिन उसके बाद हंगामा भी हुआ है। पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग हम पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था पिछले हर साल 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से हम 16 करोड़ रोजगार दे देने थे, इस साल 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं। तो वैसी पार्टी अगर रोजगार की बात करेगी, जिस प्रदेश में हम गोबर और गौमूत्र को खरीदने के माध्यम से भी लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रदेश में 0.06% बेरोजगारी की दर है जो पूरे देश में 7.1 तक पहुंच गई है, उस प्रदेश में अगर ये लोग बेरोजगारी की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो सीएमआई इन्हीं की केंद्र सरकार के द्वारा एडेड और फंडेड एजेंसी है, उस पर ये लोग सवाल उठा रहे। तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछिए कि उनकी एजेंसी हमें रिवॉर्ड क्यों दे रही है कि हमने बेरोजगारी पर अच्छा काम किया, हमने रोजगार जनरेट करने का काम किया, हमने आर्थिक रूप से प्रदेश को मजबूत करने का काम किया है। क्यों छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी नवंबर में धनतेरस पे 17% ऊपर थी जो पूरे देश में नीचे थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से सवाल करे। तो उमेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उमेश जी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, बात सुनने की क्षमता रखिए। यही आपके नेता कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, यही आपके नेता विधानसभा के अंदर कर रहे हैं, किसी मुद्दे को सुनने के बजाय बहस करते हैं। सर ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, आप टोकेंगे तो डिबेट नहीं होगा। अब आप बोलिए, मैं आपको टोक के बताऊंगा। अगर आप टोकेंगे तो फिर आप भी बोल के दिखा दीजिए, मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, अगर आप टोकेंगे तो मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा सर। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है पुनीत जी डिबेट करने का। मुझे एक चीज मैं उमेश जी और सुबोध जी दोनों, आप दोनों से एक चीज मैं कहना चाहूंगा। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो सुबोध जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो एक मेरा सवाल है आप लोगों से। नहीं सुबोध जी सुन रहे हैं क्या? सुबोध जी, हाँ, मेरा सवाल यह है कि जब सदन बैठता है, सत्र शुरू होता है, हम देखते हैं कि बहिर्गमन हो जाता है, वॉकआउट हो जाता है, लेकिन टीवी के डिबेट में हमने नहीं देखा कि कोई गेस्ट चाहता है 2 घंटे डिबेट करवा लीजिए, बैठे रहेंगे। तो सदन में क्या हो जाता है? उमेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए पुनीत जी, जिस प्रकार से अभी आपने देखा, आपके सामने उदाहरण था, मैंने तो एक भी शब्द नहीं बोला, और जिस प्रकार से मेरे बिना बोले सुबोध जी मुझको धमका रहे थे, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं डिबेट नहीं चलने दूंगा। कमोबेश यही रवैया सदन के अंदर। आपने बीच में टोका, आपने बीच में मुझे टोका, आपने मेरी बात को जनता तक जाने से रोका। ठीक है, अपनी बात करेंगे, अपनी बात करेंगे। किया, आपको मिर्ची लग गई, जैसे नरेंद्र मोदी को मिर्ची लगती है वैसे सुबोध जी अपनी बात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, एक दूसरे पर यही करते रहेंगे, टीकाकशी करेंगे तो फिर चर्चा कहां जाएगी, मुद्दे कहां जाएगी। ठीक है 30 सेकंड उमेश जी आपके लिए, 30 सेकंड। उमेश जी पहले बोलेंगे, उसके बाद सुबोध जी आपके पास आता हूं। उमेश जी को 30 सेकंड। आपत्ति है तो आप इस डिबेट से उठ के जा सकते हैं, आप मुझे टोक। उमेश जी 30 सेकंड आपके पास। उमेश जी 30 सेकंड। उमेश जी 30 सेकंड। अरे यार, आपके पास कोई मुद्दा होगा तो आप बात करेंगे। आप भी अपने नेताओं की तरह, जैसे वो लोग बहिर्गमन कर रहे हैं किसी मुद्दे के ना होते हुए, वैसे ही आप भी यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। अभी आप हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे, हिंदू पाकिस्तान पर आ जाएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर। अच्छा, सत्र कैसे चलेगा? सत्र कैसे चलेगा सुबोध जी सत्र कैसे चलेगा? 30 सेकंड आपके पास, आप अपना जवाब दीजिए ना सुबोध जी। ठीक है, उमेश जी का थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। ठीक है सुबोध जी, सत्र कैसे चलेगा? सत्र कैसे चलेगा? पुनीत जी, अगर इस तरीके से सत्र कैसे चलेगा, मुझे वो बात बताने के लिए अगर उमेश जी इस तरीके से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई सार्थक परिचर्चा यहाँ पर हो पाएगी। नहीं, सत्र कैसे चलेगा, मेरा सवाल ये आपसे। अगर उसे संयम के साथ सुने तो मुझे नहीं लगता कि। अरे भैया, संयम तो आपको दिखाना चाहिए ना, सदन आप चलने दे रहे हो, हर चीज हम करें, विपक्ष हर चीज सत्ता पक्ष करें, आपको मिर्ची लगती है, हर चीज सत्ता पक्ष के लोग करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप लोग क्या झुंझुना बजाने के लिए विधानसभा में जीत करके आए? आपको मिर्ची आप लोग क्या बाहर निकलने के लिए? अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। उमेश जी, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। क्या तैयारी बीजेपी ने कर रखी है? अविश्वास प्रस्ताव क्या समझकर बीजेपी लेकर आई थी?
देखिए, जिस प्रकार का रवैया वो बोलेंगे तो मैं नहीं टोकूंगा, अगर मैं बोलूं तो उन्हें टोकना नहीं, ये बात तय करे तो वो आगे बोल सकते हैं। 30 सेकंड बचे हैं सर वक्त ज्यादा नहीं है, प्लीज सुबोध जी। ऐसा ही आप सदन में तय करवा दीजिए, प्रधानमंत्री नहीं, आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए। अगर इस तरीके से डिबेट करेगी भारतीय जनता पार्टी तो मैं बोलूंगा ना बोलने दूंगा। नरेंद्र मोदी ने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चलिए ना बोलूंगा ना। बहुत शुक्रिया सुबोध जी, उमेश जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बोलूंगा ना बोलने दूंगा अगर ये डिबेट में होगा, ये चर्चा होगी, तो फिर ये तो चर्चा इसे ये रवैया ही ठीक नहीं है, ये रवैया ठीक नहीं है। और शायद यही रवैया सदन में भी देखने को मिल रहा है और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या ये वॉकआउट सेशन है? सवाल अब भी बरकरार है और ये सवाल हमारा नहीं है, जनता का है जो सब कुछ देख रही है। बहुत शुक्रिया, इस खास कार्यक्रम में इतना ही।